बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 16। फिर जैसे ही रतन सिंह अपने कमरे में दाखिल हुआ, रामदेव की पालकी भी वहां पहुंच गई। अयार जादूगर बहुत देर तक राजपूत सम्राट को यही समझाता रहा कि जब तक शाही सफीर को कत्ल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक चित्तौड़ पर मुख्तलिफ अजाब नाजिल होते रहेंगे। रतन सिंह अपने दिल पर जबर करके रामदेव की हाँ में हाँ मिलाता रहा। फिर उसने बड़ी मुश्किल से फरेबकार साहिर को रुखसत किया। रामदेव के जाते ही राजा रतन सिंह अपनी खसूस नशिस्तगाह में वापस आ गए। राजपूत सम्राट पर एक बार फिर वहशत तारी हो गई थी और उसने शुगले में नोशी शुरू कर दिया था। रानी पद्मनी खामोशी से शोहर की इज़्तरारी कैफियत को देखती रही, फिर ताबे जब्त ना रही तो बोल उठी, आखिर कब तक शराब पीते रहेंगे? पद्मनी के लहजे में गहरी तशवीश थी। जब तक मैं पागल नहीं हो जाता। राजा रतन सिंह की गुफ्तगू का अंदाज देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे किसी हुक्मरान को यह खबर दी जा रही हो कि उसकी फौजें मुसलसल पीछे हट रही हैं और किसी भी वक्त मुल्क पर दुश्मन का कब्जा हो सकता है। आखिर क्यों? रानी पद्मनी ने बड़े गरूर और नाज के साथ कहा। वो कौन सा गम है जिसे आप शराब के जरिए फरामोश करना चाहते हैं? राजा रतन सिंह अपनी खूबसूरत और नौजवान बीवी की उस बेनयाजी पर सुलग उठा था। तुम नहीं जानती कि मुझे क्या गम है? चित्तौड़ के हुक्मरान का लहजा बहुत तल्ख था। नहीं, पद्मनी का वही अंदाजे दिलरुबाई था। तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ मालूम हो जाएगा। राजा रतन सिंह ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया था। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की बुनियादें उखाड़ फेंकेगा, जब हयादार दोशीजाओं के सरों से आंचल खींच लिए जाएंगे, जब सुहागनों की सेज चिता बन जाएगी, जब कमर खमीदा बूढ़े तपते हुए सहरा में मौत की तमन्ना कर रहे होंगे, जब कड़ियल जवान पैबंदे खाक हो जाएंगे और जब मासूम बच्चों के सीने पर यतीमी के दाग रोशन कर दिए जाएंगे, उस वक्त तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। राजा रतन सिंह का पूरा जिस्म लरज रहा था। उसने घबराकर कुर्सी का सहारा लिया और बामुश्किल अपने आप को संभाला। सम्राट, आपकी बातें सुनकर तो यह महसूस होता है जैसे दिल्ली का सफीर दरबार चित्तौड़ में तकरीर कर रहा हो। रानी पद्मनी ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, बड़ी अजीब बात है। राजा रतन सिंह को पद्मनी की यह शोखी और शरारत सख्त गिरा गुजरी थी। तो क्या मैं तुम्हारी बीवी होते हुए भी सुल्तान के हरम में चुपचाप दाखिल हो जाती? रानी पद्मनी की बेदाग पेशानी बेशुमार शिकनों से भर गई थी। तुमसे यह किसने कहा था कि राजमहल छोड़कर अलाउद्दीन खिलजी के शबिस्तान कैफो निशात में चली जाओ? राजा रतन सिंह ने खिलाफे मामूल तुंदो तेज लहजे में कहा। फिर सुल्तान के हुक्मनामे का क्या मफहूम था? रानी पद्मनी उसी अदाए बेनयाजी का मुजाहिरा कर रही थी। वो इक्तदार की एक शैतानी अदा थी और उस शैतानी अदा का यह जवाब नहीं था कि शाही सफीर के जिस्म पर तशद्दुद की इंतहा कर दी जाए। राजा रतन सिंह का हाथ दिल पर था और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि अलाउद्दीन एक स्याह आंधी है। जब वो किसी तरफ का रुख करता है तो फिर मौत की तारीकी के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। उसके सफीर के जिस्म पर जख्मों की गुलकारियां की गई हैं। वो इंतकामन हजारों राजपूतों के जिस्मों पर मौत के निशान सब्त कर देगा और फिर चित्तौड़ के खूबसूरत महल्लात को शमशान भूमि बनाने का इल्जाम उस औरत के सर जाएगा जिसे नाजायज आजादियां बख्शी गई थी। राजा रतन सिंह ने एक आहे सर्द खींची और कुर्सी की पुष्ट से सर टेक दिया। रानी पद्मनी ने एक बार फिर नाजो अदा का सहारा लेकर सरकशी इख्तियार करने की कोशिश की थी, मगर राजा रतन सिंह ने उसे डांट दिया। खामोश हो जाओ, ये मेरे ही अमाल की सजा है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर सियासत के आदाब को फरामोश कर दिया। मैंने ये नाज बर्दारियां इसलिए नहीं की थी कि तुम मेरे इख्तिदार को तमाशा बना डालो। तुम्हें राजपूत कौम के सामने इसलिए सर बुलंद नहीं रखा था कि मेरी जात महज एक खिलौना बनकर रह जाए। राजा रतन सिंह का लहजा बहुत सोगवार था और उसके चेहरे पर शदीद कर्ब के आसार नुमाया थे। अब वक्त आ गया है कि इश्क अपने दावे की सच्चाई को हुस्न के हजूर साबित करे। रानी पद्मनी बड़े मुतकब्बिराना लहजे में बोल रही थी। क्या आपने मुझसे शादी के बाद ये वादा नहीं किया था कि मेरे और आपके दरमियान जो शय भी हाइल होगी उसे मिटा दिया जाएगा? क्या आपने शब अरूसी में मेरे हुस्न की कसम खाते हुए ये नहीं कहा था कि मेरी एक जुम्बिश लब पर चित्तौड़ के ताजो तख्त तक कुर्बान कर दिए जाएंगे? फिर ये कशमकश कैसी और वादों से ये इनहराफ क्यों? हाँ, मुझे अपना कहा हुआ एक एक हर्फ याद है। रतन सिंह की आवाज बुझी बुझी महसूस हो रही थी। मैं अपने अहद पर कायम हूं, मगर तुम्हारे हुस्न की ये शादाबी और शगुफ्तगी भी मेरे इक़्तिदार के दम से कायम है। जब ये तख्त जला दिया जाएगा
और दुश्मन मेरे ताज को चित्तौड़ की गलियों में उछालते फिरेंगे, उस वक्त ये नाज, ये गरूर, ये अदा, ये इश्वा तराजी कहां पनाह ढूंढेगी। तुम्हारा ये हुस्ने तौबा शिकन आसाइशों की आगोश में जवान होकर फितना गरी की मंजिल तक पहुंचा है। अगर तुम इक़्तिदार के साइबान से महरूम हो जाओगी तो तुम्हारी आंखें जादूगरी की कुव्वत से महरूम हो जाएंगी और आरिज़ों के गुलाब सहरा की गर्म हवा से झुलस कर रह जाएंगे। फिर तुम्हें कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि ये राजपूत साहिरा रानी पद्मनी है या तेज धूप में जलकर स्याह हो जाने वाली कोई आम सी दहकानी लड़की। राजा रतन सिंह बड़े होश की बातें कर रहा था। तुम्हारा नाजो गरूर दौलत तो इक़्तिदार से मशरूत है। महारानी, अभी तुमने इफलास की सूरत तक नहीं देखी। गुर्बत व महरूमी का फरियत नाजो गरूर तो कुजा इंसान से उसकी पहचान तक छीन लेता है। होता होगा रानी पद्मनी की गर्दन का कज कुछ और नुमाया हो गया था। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। सुल्तान के सफीर को मेरी मर्जी के मुताबिक कत्ल किया जाएगा। अगर उसके जवाब में चित्तौड़ पर कयामत भी नाजिल हो जाए तो उसे गवारा कीजिए कि कयामत की अदा मेरी अदा के मुकाबिल नहीं हो सकती। मैं रानी पद्मनी हूं, जिसके होंठों की मुस्कुराहट बरकरार रखने के लिए पूरे चित्तौड़ को कुर्बान हो जाना पड़ेगा, और यह कुर्बानी भी एक हकीर सी कुर्बानी होगी। इतना कहकर रानी पद्मनी राजा रतन सिंह की खलवत खास से निकलकर अपने कमरे में चली गई। रानी पद्मनी के मुतालबे ने सियासी सूरत हाल को बुरी तरह उलझा दिया था। फिर जब राजा रतन सिंह आजादाना तौर पर कोई फैसला न कर सका तो उसने महामंत्री को अपनी खलवत में तलब कर लिया। विक्रम सिंह, हमने अपने दौरे इक़्तिदार में इतने स्याह दिन कभी नहीं देखे। हमारी आंखों के सामने धुआं है, मजबूरियों और उलझनों का गाढ़ा धुआं, जिसके दरमियान कुछ नजर नहीं आता। यह कहकर रतन सिंह ने एक और जाम लबरेज किया और अपने होठों से लगा लिया। हमारे पास इन मसाइल का हल है सम्राट, विक्रम सिंह बड़े यकीन के साथ कह रहा था। कोई हल नहीं महामंत्री, कोई हल नहीं। राजा रतन सिंह की मायूसियां अपने अरूज पर थी। रानी पद्मनी की रफाकत और अलाउद्दीन खिलजी से बदतरीन दुश्मनी, हमें इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। मुझे एक बार महारानी से बात कर लेने दीजिए, फिर हम कश्मकश के गिरदाब से बाहर निकल आएंगे। तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लो। रतन सिंह ने अपने महामंत्री को उस औरत से मुज़ाकरात की इजाजत दे दी थी जो उस वक्त सरापा शोलाए बरहम थी, हवा का एक सरकश झोंका थी और खुलकर बरस जाने वाली एक काली घटा थी। कुछ देर बाद विक्रम सिंह रानी पद्मनी के सामने एक ऐसे शिकस्त खोरदा सियासतदान की तरह बैठा था जो अपने दलाइल पेश करते करते आजिज आ गया हो और उसके मुखातिब ने किसी बात का कोई असर कबूल ना किया हो। कहर की देवी राजदूत की जिंदगी की भेंट लेने से कम किसी बात पर आमादा नहीं थी। विक्रम सिंह शदीद मायूसी के आलम में उठ खड़ा हुआ। महारानी, तो फिर क्या तुम्हारा ये बूढ़ा चच्चा जहर से ज्यादा तल्ख इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि आपने जिंदा और खुशहाल चित्तौड़ के मुस्तकबिल को बचाने में कोई ताउन नहीं किया? यकीनन। रानी पद्मनी मजीद गजबनाक हो गई। तुम भी तस्लीम कर लो और अपने सम्राट को भी समझा दो कि चित्तौड़ का मुस्तकबिल हमारी आबरू से ज्यादा कीमती नहीं है। महामंत्री विक्रम सिंह खुद भी राजपूत था। उसकी गैरत के भी वही जाविये थे जिनका मुजाहिरा रानी पद्मनी कर रही थी, मगर कौम की सलामती के एहसास ने उसके खून को बहुत पहले ठंडा कर दिया था। वो अपने मुश्तइल जज्बों को होशो खिरद के ताबे रखता था। लेकिन आज जब रानी पद्मनी ने अपनी इज्जत और आबरू की खातिर तमाम राजपूत खवातीन के नामूस को जुठला दिया तो वो खामोश ना रह सका। महारानी, आप जिसको गैरत व हया और आबरू का नाम दे रही हैं वो महज खुद गरजी है, पिंदारे जात है और अना का झूठा तिलिस्म है। विक्रम सिंह की आवाज पुरशोर हो गई थी और गुस्से का रंग नुमाया तौर पर झलकने लगा था। रानी पद्मनी विक्रम सिंह के चेहरे का तगय्युर और लबो लहजे की गर्मी देखकर चंद सातों के लिए दम बखुद रह गई। विक्रम सिंह ने आज तक उससे इस तरह गुफ्तगू नहीं की थी। पद्मनी का जहन जल उठा और फिर उसके होंठों को भी आग लग गई। महामंत्री, आपने अपनी हैसियत को फरामोश कर दिया है। हाँ, मैंने आज हर उस आईने को तोड़ दिया है जो मुझे मेरी हैसियत का अक्स दिखाया करता था। विक्रम सिंह के लहजे में वही तपिश थी। मैं नहीं समझता था कि मेरे भाई की ये निशानी हिर्स और खुद गरजी की इस मंजिल तक पहुंच जाएगी। मुझे नहीं मालूम था कि एक औरत अपने जज्बाए खुद परस्ती की तस्कीन के लिए अपनी लाखों हम जिन्सों को भेड़ियों के गोल में छोड़कर फरार हो जाएगी। महामंत्री, रानी पद्मनी पूरी कुव्वत से चीखी, मगर विक्रम सिंह ने उसकी बात काट दी। पहले बुजुर्गों को बात मुकम्मल कर लेने दो, फिर अपनी दरीदा दहनी का मुजाहिरा करती रहना। विक्रम सिंह ने अंजाम की परवाह किए बगैर पद्मनी को झिड़क दिया। यह भी तो मुमकिन था कि तू जहर खाकर अपने आप को हलाक कर डालती और राजा रतन सिंह से कहती कि तेरी लाश को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया जाए।
सुल्तान के मुंह पर थूकने का यह भी तो एक तरीका था जिसे तूने इख्तियार नहीं किया। मरने के बाद तेरी आबरू किस तरह नीलाम होती। मगर राजपूतों की तारीख में यह बात हमेशा के लिए अमर हो जाती कि रानी पद्मिनी ने अपनी जान देकर लाखों इंसानों की जानें बचा ली। गैरत के इजहार का यह भी तो एक तरीका था कि तेरा मुर्दा जिस्म सुल्तान के दरबार में पहुंचता और उस भेड़िए के मुंह पर कयामत तक के लिए स्याही मल दी जाती। यह भी तो अलाउद्दीन खिलजी के गिलाजत नामे का एक जवाब था। तेरे होंठों पर ये अल्फाज क्यों नहीं आए कि मुझे चित्तौड़ के इज्जत और आमूस पर भेंट चढ़ा दिया जाए। तूने अपनी खलवत नाज की आराइश के लिए हजारों दोशीजाओं को खुले जंगल में छोड़ देना क्यों गवारा कर लिया। तुझे क्या खबर हमारी रातें कब से बेख्वाब है और सलामती का रास्ता तलाश करने के लिए हमारे जहन कब से जल रहे हैं। हमने इस इलाके में अमन बरकरार रखने के लिए कैसे कैसे मंसूबे बनाए, मगर तूने एक बदकार जादूगर की खुशामदाना बातों में अक्लो जहानत के तमाम मंसूबों को गर्क कर दिया। अब अपनी जात के आईना खाने में बैठकर जबरो तशद्दुद के उन पत्थरों का इंतजार कर जिनको दिल्ली के ताकतवर हाथ चित्तौड़ की तरफ उछालेंगे। अनकरीब यह तमाशा होने वाला है। इससे पहले कि बारिशें संग शुरू हो जाए, उस मदारी रामदेव को भी बाखबर कर दे जिसके बेहुदा मंत्रों ने तुझे गरूर की देवी बना दिया है। यह कहकर महामंत्री विक्रम सिंह बाहर जाने लगा। ठहरो, रानी पद्मिनी ने चीख कर कहा, मगर विक्रम सिंह आगे ही बढ़ता रहा। इस गुस्ताखी के जुर्म में तुम्हें वजारत उज़्मा के ओहदे से बरतरफ किया जाता है और तुम्हारी तमाम शहाना मुराद सल्ब की जाती हैं। महारानी को इस ऐलान की जरूरत नहीं थी। मैं खुद भी इस रियासत से वाबस्ता रहना नहीं चाहता जहां रामदेव जैसे मदारी इंसानियत के कानून से गिनावना खेल खेलते हैं। महामंत्री विक्रम सिंह ने बुलंद आवाज में कहा और रानी पद्मिनी के कमरे से निकल गया। राजा रतन सिंह बड़ी बेचैनी से विक्रम सिंह का इंतजार कर रहा था, मगर महामंत्री राजपूत सम्राट के पास आने की बजाय अपने घर चला गया। निर्मला कुमारी बाप का उदास चेहरा देखकर बेकरार हो गई। क्या फिर कोई तूफान उठ खड़ा हुआ? निर्मला के लहजे में बड़ा इज़्तिराब था। गर्दिशे वक्त की आग में सब कुछ जल गया। तुम्हारी बहन महारानी चित्तौड़ ने मुझे वजारत उज़्मा के ओहदे से बरतरफ कर दिया। वो अपनी जात की खातिर पूरे चित्तौड़ को एक खूरंग तमाशा बना देना चाहती है और मैं उस तमाशे में शरीक नहीं होना चाहता। फिर उन्हें इस तमाशे का एहतमाम करने दीजिए। निर्मला ने बाप को समझाने की कोशिश की। अगर मौत और रुसवाई के इस खेल में सिर्फ राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी मुलव्विस होते तो मेरी दिलचस्पियां नसीहत की हदूद से आगे ना बढ़ती। मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़कर पीछे हट जाता। विक्रम सिंह ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, यह हुक्मरानों का कोई तफरी मशगला नहीं कि हिरनों के गोल पर दरिंदे छोड़कर अपने हैवानी शौक का महल के झरूकों से नजारा करे। ये लाखों इंसानों की जिंदगी का सवाल है, वो जिंदगी जो हजारों अजाब झेलने के बाद हासिल होती है। इक्तदार और दौलत के ज़खायर राजा रतन सिंह या रानी पद्मिनी की खानदानी मिरास नहीं। चित्तौड़ के बागों, खेतों और जमीनों पर यहाँ बसने वाले हर इंसान का हक है। मैं इन रक्स करती फसलों में कैसे आग लगा दूं और गुनगुनाती नदियों को किस तरह खून से भर दूं, यह मुझसे नहीं होगा। इसके अलावा तो आपको महारानी से कोई इख्तलाफ नहीं। एक मुख्तसर से सकूत के बाद निर्मला ने विक्रम सिंह से दूसरा सवाल किया। कौमी मफाद से हटकर एक और इख्तलाफ भी मौजूद है और उसका बुनियादी सबब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सफीर अली आमिर आफरीदी है। विक्रम सिंह ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, वो आफरीदी को कत्ल करना चाहती है और मैं उसे बचाना चाहता हूं। निर्मला हैरान रह गई। आफरीदी के नाम पर उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। एक ऐसे शख्स की खातिर आप राजमहल के मातूब बनना चाहते हैं जिससे ना आपकी कोई शनासाई है और ना मजहबी रिश्ता। निर्मला की आवाज में हल्की सी लर्जिश थी और वह बाप के चेहरे के तासुरात का बगौर जायजा ले रही थी। दिल्ली के सफीर से मेरे कई रिश्ते हैं मगर लोगों को नजर नहीं आते। विक्रम सिंह बड़े जज्बाती लहजे में बोल रहा था। उसकी नजरें सामने की दीवार पर मरकूज थी और जबान से कई सरबस्ता राजों का इजहार हो रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में इस कदर शुजा नौजवान नहीं देखा जो मर्दानगी के साथ तहजीब और शाइस्तगी भी रखता हो। यह पहला रिश्ता है जो अफरीदी से उस वक्त कायम हुआ जब वो चित्तौड़ की हदूद में दाखिल हुआ था। फिर सुल्तान अलाउद्दीन से उसकी वफादारियों ने साबित कर दिया कि सफीर ऐसे ही होते हैं। उसके अंदाजे सफारत ने मेरे दिल को मुसख्खर कर लिया। मेरी आंखों से फर्ज शनासी की ऐसी कोई जिंदा मिसाल नहीं गुजरी और फिर ये दोनों रिश्ते एक अटूट रिश्ते में जम हो गए। वो रिश्ता सन्यासी आनंद पाल के हवाले से है जिसने आफरीदी को मोहतरम बना दिया है। अब मेरी नजर में वो अलाउद्दीन खिलजी का नहीं, सच्चाई और रोशनी का सफीर है। अगर वो चित्तौड़ में दाखिल ना होता तो मैं जिंदगी भर अंधेरों में भटकता रहता। वो मेरे तारीख जज्बों के लिए सूरज लेकर आया है। कैसी रोशनी, कैसा सूरज? निर्मला ने चौंक कर पूछा। मैं तुमसे पहले कह चुका हूं कि मुझे सिर्फ दो इंसानों से अकीदत रही है, एक कत्ल कर दिया गया और दूसरा कोहे आबू के मंदिर में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा है।
विक्रम सिंह का इशारा मकतूल आनंदपाल और माई भानुमति की तरफ था। मैंने उन दोनों अजीम इंसानों को बहुत करीब से देखा है। माई भानुमति अभी किसी इंकलाब का इंतजार कर रही है, मगर सन्यासी आनंदपाल इंकलाब से कबल ही मुसलमानों का मजहब इख्तियार कर चुके थे। अब मैं भी उसी रास्ते का मुसाफिर हूं जिस पर सन्यासी बहुत आगे जा चुके। क्या आप भी अपना धर्म बदलने का इरादा रखते हैं? निर्मला कुमारी पर शदीद हैरत तारी थी। जिस दिन सन्यासी ने एक खुदा का इकरार किया था, मैंने भी उसी दिन नई रविश इख्तियार कर ली थी। विक्रम सिंह ने बेटी के सामने अपने रूहानी इंकलाब का एतराफ कर लिया। मैं तो अब तक यही समझती रही कि आप सन्यासी आनंदपाल के इकदाम से सिर्फ मुतासिर हैं। निर्मला कुमारी अजीब से उलझन में मुब्तला हो गई थी। दिल से इकरार तो हो चुका, बस जबान का इकरार बाकी है। विक्रम सिंह के अंदाज़े गुफ्तगू से जाहिर हो रहा था जैसे वो तसव्वुरात की दुनिया में बहुत दूर चला गया हो। फिर आप जबान से इकरार कब करेंगे? निर्मला की हैरत में दम बदम इजाफा ही होता जा रहा था। बहुत जल्द। अचानक विक्रम सिंह के होंठों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट उभर आई थी। अब आफरीदी मेरे करीब आ गया है। अल्लाह उसे सेहत दे और दुश्मनों के शर से महफूज रखे। निर्मला की समातों में अजीब सा शोर बुलंद हुआ। पहली बार उसके कानों में भगवान की बजाय अल्लाह के नाम की सदा गूंजी थी। बेटी, पहले मैं इस बात से बहुत डरता था कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। विक्रम सिंह ने सिलसिला गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। मुझे हर वक्त ये अंदेशे खौफजदा रखते थे कि मेरे अमाल की सजा के बहाने कहीं ये लोग तुम्हें जानलेवा आजार ना पहुंचाए, मगर सन्यासी आनंदपाल की मौत ने मेरा यह खौफ हमेशा के लिए दूर कर दिया। वो दुनिया से जाते जाते मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे गए कि सच्चाई की राह में मौत भी रुकावट नहीं बन सकती। मैं इस मौत को दिल की तमाम तर कुशादगी के साथ कबूल कर चुका हूं जो अनकरीब मेरा मुकद्दर बनने वाली है। लेकिन मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम अपने लिए जिंदगी का इंतखाब कर लो। बाप की बात सुनकर निर्मला के चेहरे पर रंजो अलम के गहरे साए फैल गए। क्या आप मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं इस जिंदगी को कबूल कर लूंगी? निर्मला ने बड़े आजुर्दा लहजे में बाप से सवाल किया। नहीं मेरी बच्ची, ये तवक्कुआत बांधने का वक्त नहीं। तुम अभी बहुत कम उम्र हो। शायद नौखेजी के अहद की तमन्नाएं तुम्हें अपनी रीत और रिवाज से बगावत ना करने दे, इसलिए मैं तुम्हें हर जहनी कशमकश से आजाद रखना चाहता हूँ। बूढ़ी आंखों का मुशाहिदा कुछ और होता है, नौजवानी का जाविया निगाह कुछ और। विक्रम सिंह ने इंतहाई हकीकत पसंदाना अंदाज में निर्मला को समझाना चाहा। जिस सच्चाई को सन्यासी जैसे बाकिरदार इंसान ने तस्लीम कर लिया, हम जैसे कमजोर इरादों के लोगों को उस पर शक नहीं करना चाहिए। जो शख्स तमाम उम्र हुकूमत का मातूब रहा और फिर जिसने मौत के साए में तन्हा अपनी बगावत का ऐलान किया, वो नजर का फरेब नहीं हो सकता। यकीनन सन्यासी की आंखों ने किसी गैर मामूली शय को देखा था, वरना वो इस तरह मस्ताना वार मक्तल की तरफ नहीं जाते। निर्मला के अंदाजे फिक्र ने महामंत्री को नाकाबिले बयान मुसरत बख्शी थी। एक शरीफुन नफ्स इंसान ने अपनी बेटी की तरबियत के लिए जो खूने जिगर पिया था वो आज रंग ला रहा था। निर्मला, मैं आज तुमसे राजी हो गया। तुम मेरी जाफिशानी का वो दरख्त हो जिसकी घनी छांव के लिए मैंने देवताओं से शबो रोज दुआएं की हैं। देवताओं से? निर्मला ने विक्रम सिंह को टोका। महामंत्री निर्मला कुमारी की उस गिरफ्त पर मुस्कुराया। बुतों को पुकारते सदियां गुजर गई है, इसलिए जबान की लग्जिश पे तुम्हें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। विक्रम सिंह के लहजे में शगुफ्तगी थी, मगर ये शगुफ्तगी ज्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। महामंत्री के खिदमतगार ने सकून के उन चंद लम्हात को मुंतशिर कर दिया और एक बार फिर फिजा में तलखियां घुल गई। खिदमतगार नीम कद झुका हुआ कह रहा था, राजमहल का मुलाजिम खास हाजिर हुआ है। राजपूत सम्राट रतन सिंह बहुत देर से आपके मुंतजिर हैं। रतन सिंह का नाम सुनते ही विक्रम सिंह के सीने में बेजारी की एक तेज लहर उठी, मगर उसने अपने चेहरे से किसी तासुर का इजहार नहीं होने दिया। सम्राट के हजूर अर्ज करो कि मैं रियासत के एक जरूरी काम से फारिग होने के बाद पहली फुर्सत में हाजिर होता हूँ। मुलाजिम के जाते ही विक्रम सिंह ने निर्मला कुमारी को अपने पीछे आने का इशारा किया। जब दोनों बाप बेटी तवील राहदारी तय कर रहे थे, उस वक्त विक्रम सिंह ने अचानक मुड़ते हुए देखा। मैं अफरीदी के पास जा रहा हूँ, वो अभी तक बेहोश है। आपने राजदूत को किस कमरे में रखा है? निर्मला ने जज्बों की रवानी में बाप से सवाल तो कर दिया, मगर फौरन ही उसे शर्म और निदामत का एहसास होने लगा। आफरीदी हमारे मखसूस तहखाने में मौजूद है, विक्रम सिंह ने चलते चलते जवाब दिया। मखसूस तहखाना? निर्मला ने हैरत से पूछा। तुम उस तहखाने के राज से बाखबर नहीं हो, विक्रम सिंह ने मुख्तसरन समझाते हुए कहा। वो हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ एक ऐसा तहखाना है जिसके अंदर दाखिल होने का रास्ता हमारे अलावा कोई नहीं जानता। रानी की बेपनाह नफरत ने राजा रतन सिंह को मजबूर कर दिया कि वो अली आमिर आफरीदी को मेरे हवाले कर दे। उनके ख्याल में राजदूत की सलामती का यही एक रास्ता है।
और मेरे पास इसके सिवा कोई चारा कार नहीं था कि मैं आफरीदी को अपने बुजुर्गों के मखसूस तहखाने में मुंतकिल कर दूं। तो क्या राजपूत सम्राट भी उस तहखाने तक नहीं पहुंच सकते? निर्मला ने बाप से एक और सवाल किया। मेरी रहनुमाई के बगैर वहां कोई नहीं पहुंच सकता, विक्रम सिंह ने जवाब देते हुए कहा। मैं बहुत जल्द तुम्हें उस तहखाने के मुतालिक तमाम तफसीलात बता दूंगा। तहखाने के राज से इस खानदान के वारिस का वाकिफ होना जरूरी है और तुम्हारे सिवा मेरा कोई वारिस नहीं। फिल वक्त तुम वापिस जाओ, रानी पद्मनी से होशियार रहो। कहीं ऐसा न हो कि बातों बातों में तुम राजदूत की यहां मौजूदगी का जिक्र कर दो। पद्मनी कितना ही जज्बाती लहजा इख्तियार करे, अपने रिश्ते का कोई भी हवाला दे, मगर तुम आफरीदी के मामलात से कतन अनजान बनी रहोगी। ये कहकर विक्रम सिंह राहदारी में बाएं जाने मुड़ गया और निर्मला कुमारी बेशुमार ख्यालात में उलझी हुई उल्टे कदमों वापस चली गई। विक्रम सिंह पेश दर पेश तहखाने से गुजरता हुआ आफरीदी तक पहुंचा। शाही सफीर अभी तक बेहोश था। आफरीदी के नजदीक राजवेद खामोश बैठा था और एक 40 साला मुसल्ला राजपूत बेकरारी के आलम में इधर उधर टहल रहा था। विक्रम सिंह ने कमरे में दाखिल होते ही घबराए हुए लहजे में राजवेद से पूछा, क्या आफरीदी को होश आया? महामंत्री की आवाज से गहरा दर्द झलक रहा था। विक्रम सिंह की आवाज सुनते ही राजवेद एहतरामन उठ खड़ा हुआ और मुसल्ला नौजवान ने भी आगे बढ़कर ताजीमन सर झुका दिया। राजदूत के होश में आने के कोई आसार नहीं है। पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ है और दिमाग की चोटें बहुत गहरी है। इसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है। शिद्दत जज्बात से विक्रम सिंह की आवाज लरज रही थी। जान को तो कोई खतरा नहीं, मगर बिनाई जायल हो जाने का अंदेशा है। राजवेद आफरीदी की सेहत से मायूस नजर आता था। अगर आंखें बेनूर होने से बच गई तो वो अपनी यादाश्त खो बैठेगा। फिर तुम्हारी हिकमत फन और तिब का हुनर किस दिन काम आएगा? विक्रम सिंह ने तकरीबन चीखते हुए कहा। राजवेद महामंत्री के बिगड़े हुए तेवर देखकर कांप गया। मैं तो अपनी बेहतरीन दवाएं इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर सेहत और शफा मेरी कुदरत में नहीं। राजवेद ने उन बोतलों की तरफ इशारा करते हुए कहा जिनमें मुख्तलिफ अर्क, स्याल और महलूल भरे हुए थे। तुमने अपनी जिंदगी में जो कुछ सीखा है वो सब राजदूत पर आजमा डालो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी नुस्खा तुम्हारे जहन के किसी गोशे में आजमाइश के बगैर रह जाए। विक्रम सिंह हर गुजरते लम्हे के साथ जज्बाती होता जा रहा था। राजवेद, मेरी बात को इस तरह समझने की कोशिश करो जैसे तुम्हारा अपना बेटा बिस्तरे मर्ग पर लेटा हुआ है और तुम उसका इलाज कर रहे हो। मैं समझ रहा हूं महामंत्री। राजवेद के जिस्म की लर्जिश कुछ और बढ़ गई थी। तुम कुछ नहीं समझ रहे हो राजवेद, कुछ भी नहीं समझ रहे हो। महामंत्री ने इस शराबो कर्ब के आलम में अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए कहा। तुम अगर समझना ही चाहते हो तो यूं समझने की कोशिश करो कि यह नौजवान जो बेहोश पड़ा है तुम्हारे अपने बेटे से भी ज्यादा अहमियत रखता है। विक्रम सिंह किसी वहशतज़दा इंसान की तरह आगे बढ़ा और आफरीदी पर झुक गया। एक तुम्हारे बेटे का यहाँ क्या जिक्र है, इसकी जिंदगी तो खुद मेरी बेटी निर्मला से भी ज्यादा कीमती है। यह कहकर विक्रम सिंह सीधा हुआ और राजवेद के चेहरे का बगौर जायजा लेने लगा। तुम मेरी बात समझ गए ना? महामंत्री की जबान से अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। समझ गया महामंत्री, खूब समझ गया। राजवेद कुछ भी नहीं समझा था। विक्रम सिंह के जज्बाती रवैये ने उसे इकरार पर मजबूर कर दिया था। और यह भी समझ लो कि जब तक राजदूत होश में नहीं आ जाता तुम उस वक्त तक इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकोगे। विक्रम सिंह ने राजमहल के मुआलिजे खास पर एक अजीब पाबंदी लगा दी थी। और यह भी समझ लो कि अगर राजदूत की मौत वाक़ई हो गई तो इसमें तुम्हारी नाअहली और गफलत को दखल होगा। विक्रम सिंह ने राजवेद को इस तरह तनबीह की जैसे शमशीर फना उसकी शाहरग के करीब पहुंच चुकी हो और दस्ते कज़ा बुलंद होने ही वाला हो। राजवेद चंद लम्हों में रेशा का मरीज नजर आने लगा था। इस तनबीह के जवाब में वो महामंत्री के कदमों पर झुका, मगर विक्रम सिंह ने अपने पांव खींच लिए। इसकी जरूरत नहीं, तुम हर खौफ और दबाव से आजाद हो, मगर इतना याद रखो कि अपने मुकद्दस पेशे से बेवफाई ना करना। यह कहकर विक्रम सिंह उस मुसल्ला नौजवान से मुखातिब हुआ जो खुद भी महामंत्री की तरह बेकरार और मुस्तरिब नजर आ रहा था। चंदर सिंह, राजवेद के खाने का इंतजाम कर देना, मुझे वापसी में शायद कुछ देर हो जाए। मुसल्ला नौजवान ने सर झुका दिया। उसके साथ ही विक्रम सिंह भी झुका और सरगोशी में कहने लगा, चंदर सिंह, यहां मेरी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सारे इंतजामात मुकम्मल हैं। अफरीदी के गिर्द मजबूत तरीन हिसार खींच दिया गया है, मगर तुम जागते रहना कि इस दुनिया में निर्मला के बाद तुम ही मेरा हर्फ एतबार हो। तुम्हारी मौजूदगी में अफरीदी के जिस्म तक दुश्मन का हाथ पहुंच गया तो फिर कोई किसी पर एतबार नहीं करेगा। फरते जज्बात से विक्रम सिंह की आवाज रिक्कत आमेज हो गई थी। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होगा, चंदर सिंह ने लफ्जों को चबाते हुए कहा ताकि उसकी आवाज बुलंद ना हो सके और राजवेद के कानों तक ये राज की बातें ना पहुंच सके। अगर कोई आपको यह खबर दे कि दुश्मन के हाथ ने अफरीदी के लिबास को छू लिया है तो पहले इस बात पर यकीन कर लीजिएगा कि चंदर सिंह दुनिया में मौजूद नहीं है।
विक्रम सिंह ने राजपूत नौजवान के कंधे को दबाते हुए कहा, मुझे यकीन है। महामंत्री अपने आंसुओं को पीने की कोशिश कर रहा था। फिर वो तेजी से मुड़ा और सर को झटकता हुआ कमरे से निकल गया। महामंत्री राजा रतन सिंह के इशरत कते में दाखिल हुआ और रस्म एहतराम अदा करने के बाद 10 बस्ता खड़ा हो गया। विक्रम सिंह, तन्हाई में तुम दरबारी आदाब के पाबंद नहीं हो। सम्राट की इनायतों का शुक्रिया, मगर अब मैं अपने आप को इन नवाजिशात के लायक नहीं समझता। विक्रम सिंह ने रियासत के एक वफादार मुलाजिम के लहजे में कहा। राजा रतन सिंह ने चौंक कर विक्रम सिंह की तरफ देखा। महामंत्री के अलावा तुम मेरे बुजुर्ग भी हो विक्रम सिंह। मैं तुम्हारा बहुत एहतराम करता हूं। जिस रिश्ते के सबब आप मेरा एहतराम करते हैं, आज उसी रिश्ते को महारानी ने बड़ी बेरहमी के साथ तोड़ दिया। विक्रम सिंह ने उस नाखुशगवार वाकये की तफसील बताते हुए कहा, जो कुछ देर पहले रूनमा हुआ था। यह कैसे मुमकिन है? राजा रतन सिंह जोशे वहशत में खड़ा हो गया और उसके कदम लरज रहे थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम ऐसे गिरा वक्त में हमारा साथ छोड़ जाओगे। राजा रतन सिंह मायूस इंसानों के लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। अभी विक्रम सिंह राजपूत सम्राट के उस जज्बाती सवाल का जवाब देने नहीं पाया था कि गजबनाक पद्मनी रतन सिंह के कमरे में दाखिल हुई। उसके दाखिले का अंदाज बहुत खौफनाक था, मगर विक्रम सिंह पर नजर पड़ते ही वो झिझक सी गई। फिर भी गुस्से की वही कैफियत थी और चेहरे पर एक आग सी रोशन थी। महारानी, अब गैज़ो गजब के इस मुजाहरे की जरूरत बाकी नहीं रही। मैं गुनहगार विक्रम सिंह अपने ओहदे से इस्तीफा पेश करता हूँ। मुझे यकीन है कि आने वाला महामंत्री बेहतर अंदाज में रियासत चित्तौड़ की खिदमत अंजाम दे सकेगा। विक्रम सिंह के अल्फाज शाइस्ता थे, मगर उनमें बेपनाह तलखी पोशीदा थी।